जी बेटे, अभी 35 बच्चे आए हैं, तो स्टार्ट करें या 1-2 मिनट अभी देख लें? कनेक्शन प्रॉब्लम होती है बच्चों की। सर अभी वेट कर लेते हैं। चलें। जी 40 बच्चे हो गए हैं हमारे। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो मैंने नोट्स दिए थे और पीपीटीज दिए हैं तो वो पढ़ के आए और फिर हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करें। तो क्या बेटे आप लोगों ने पढ़ा कि आज हमने डब्ल्यूबीसी करने थे और उसमें कुछ पढ़ के आए हों आप लोग? यस सर, रीड किया था। चले, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे लर्निंग आउटकम है। तो बेटे ऐसा करते हैं कि सना तलत पढ़ें जरा ये लर्निंग आउटकम। सना बेटे, सना तलत। यस सर। हाँ पढ़ें मेरा बेटा जरा, ये क्या लर्निंग आउटकम है हमारे? Leukocytes learning. The students will be able to outline the source of leukocytes, different of leukocytes, and their functions, the role of and leukocytes in immunity, differentiate between leukopenia and leukemia. चले, मतलब हमने ये देखना है कि लिकोसाइट्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, यानी हीमोपोइसिस कहाँ से होती है, और फिर कितनी किस्म के नंबर 2 है लिकोसाइट्स हैं मॉर्फोलॉजी की बेस पे, और फिर हम उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पहले दो जो हैं लर्निंग आउटकम्स ये आज हम कर लें, और फिर हम रह जाएगा तीसरा लर्न और चौथा लर्निंग आउटकम्स। तो करेंगे बिस्मिल्लाह। तो मुझे कोई बताएंगे कि रिदा बताएंगे कि कुछ पढ़ा है आपने रिदा बेटे? रिदा साजिद। जी रिदा हैं यहाँ पे? अच्छा चले, मेरा ख्याल है वो मेरी आवाज नहीं उनके पास जा रही। रमशा हैं, रमशा आमिर? जी रमशा। अच्छा, निमरा हैं बेटे, निमरा? हेलो। यस सर। जी मेरा बेटा ताहिर, निमरा ताहिर। आपने कुछ पढ़ा तो फिर बता सकते हैं, या फिर हम कहीं और चलें, मतलब किसी और से पूछ लें? याद करें वो पहला। जी। जी सर, थोड़ा सा पढ़ा था कि ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन पढ़े थे और जो हाँ हाँ, टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट की वो पढ़ी थी। शाबाश मेरा मेरा बेटा, ये तो फिर सारा कुछ पढ़ लिया आपने।
तो ये मैंने वो भी दिखा दी है अपनी स्लाइड्स। तो अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ल्यूकोसाइट्स की ओरिजिन जो है हीमोपोइटिसिस कहाँ से होती है। जी बताएंगे कुछ देख के, स्लाइड्स आपके सामने भी खुली हुई है। सर इसकी ओरिजिन तो बोन मैरो से ही होती है। ठीक है, और कौन से सेल हैं जो बनाते हैं मल्टी पोटेंशियल स्टेम सेल। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स? ठीक हो गया। फिर वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं कुमेटेड स्टेम सेल्स के ऊपर। फिर कुमेटेड स्टेम सेल्स देखने हैं ना, दो तरह के बन जाते हैं, एक माइलॉइड कुमेटेड स्टेम सेल और एक लिम्फोइड कुमेटेड। हाँ जी। तो ये अच्छा जी। अब ये जरा इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो इसमें जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं वो 3 किस्म के WBC बनाते हैं। एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और फिर मोनोसाइट्स। तो इसका मतलब है जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं एक किस्म के जो हैं वो ये बनाते हैं माइलॉइड सेल्स, और लिम्फोइड स्टेम सेल जो हैं वो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों किस्म की सब डिवीजन जो कमिटेड सेल्स हैं वो WBC बनाने के काम आती है। लेकिन माइलॉइड सेल जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स बनाते हैं और मोनोसाइट्स बनाते हैं, जबकि लिम्फोइड्स जो हैं वो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ठीक हो गया बेटे, समझ लगी आपको? यस सर। और आगे जो होके फिर ग्रेनुलोसाइट्स फिर आगे फर्दर 3 सब डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं बेसोफिल, एक को एसिनोफिल और एक को न्यूट्रोफिल, डिपेंडिंग अपॉन दी अफिनिटी फॉर द स्टेन। अगर ऐसा जिससे डाई से हम स्टेन करें, अगर वो बेसिक डाई से स्टेन होता है तो हम कहते हैं जी ये बेसोफिल्स हैं। अगर एसिडिक स्टेन से होता है तो इओसिनोफिल भी कहते हैं या एसिडोफिल्स भी कहते हैं। और ऐसा जो जिसके लिए अफिनिटी किसी डाई के लिए नहीं है, वो दोनों डाई के लिए सेम अफिनिटी रखता है, एसिडिक हो या बेसिक हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये न्यूट्रोफिल है। तो ये 3 है, और चौथा हो गया मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स को हम एक ग्रेनुलोसाइट्स इन द सेंस कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, बल्कि जिस बेस पे हमने पॉलीमार्फोन्यूक्लियर की बेस पे हमने रखा था वो एक अलग है। तो आज हम ये सिर्फ 3 पढ़ेंगे, ये बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और ये सारे का सारा। तो जो बेसिक फंक्शंस हैं ल्यूकोसाइट्स का जनरल अगर हम बात करें तो ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है सारे के सारे सेल्स। WBC कैसे पार्ट्स हैं, या तो वो फॉरेन एंटीजेंस या बैक्टीरिया या वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, या अपने अंदर जो के कैंसरस टिश्यू आ जाए उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और इनका हर वक्त काम जो होता है वो क्लीन अप का होता है। तो ये बेसिकली इनका काम है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि कि 3 किस्म के हैं, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल, बेसोफिलिक, अगर हम डिफरेंशियली इसको देखें तो हमें पता चलता है तकरीबन 60 से 70% जो हमारे सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। द न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ज्यादा मेजर शेयर ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा शेयर आता है वो लिम्फोसाइट्स का आता है, जो 25 से 30% के दरमियान होते हैं। उसके बाद जो शेयर आता है वो मोनोसाइट्स का आता है, जो 2 से 6% तक है। और उसके बाद बेसोफिल जो लेस देन 1% है, और इओसिन जो है वो 1 to 4% तक होते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर हमने आरबीसी की बात की तो हमने कहा था वेरी करते हैं, लेकिन 5 मिलियन इज द अपर लिमिट पर माइक्रोलीटर। इनकी जो अपर लिमिट है वो 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर है, 7,000 पर माइक्रोलीटर। तो इसलिए कि बाज का अगर ये बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए ब्लड में तो हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन है। तो इसलिए अगर हम सीबीसी करें और किसी सीबीसी में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू या WBC काउंट बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है। तो अब ये तो जनरल सी, अब हम बारी बारी इसमें देखेंगे कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ये एक टेबल्स है और इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये बेटे नजर आ रही है स्लाइड्स? यस सर। अच्छा, ये एक जरा कोई मुझे पढ़ के बताएंगे कि क्या है स्लाइड्स, फिर हम बारी बारी देखते हैं इन स्लाइड्स को।
अच्छा, महानूर बता दे बेटे, महानूर, महानूर बताएंगी, पढ़ेंगे महानूर बेटे? महानूर ताहिर। नहीं है, चले महानूर असलम बात कर लें अगर हैं तो। बेटे आप लोग मेरा ख्याल है खोल के चले जाते हैं फिर यहाँ से अटेंडेंस के लिए, बस ऐसा ही है ना? नो सर। हाँ हाँ, वो विजिट, वो आ नहीं रही उन्हें। हाँ सर मैं स्टार्ट करूं? चलें आप करें। ब्लड सेल की टाइप्स ही हुई हैं। पहले जो 3 है वो ग्रेनुलोसाइट है और लास्ट वाले जो 2 है वो एक ग्रेनुलोसाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल लिखा हुआ है। न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन बताया गया है ब्लड में, ये 7 आवर्स का है और इसका जो फंक्शन है वो इम्यून डिफेंसिस है। नेक्स्ट अजीनोफिल है। अजीनोफिल का लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज है और ये डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स। नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल का लाइफ स्पैन अ फ्यू ईयर्स टू अ फ्यू डेज है और इसका फंक्शन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। आगे एक नैनोसाइट बताई गई है मोनोसाइट, उनकी 3 डेज लाइफ स्पेन है और उनका इम्यून सर्विलेंस लिखा हुआ शायद। नेक्स्ट इज बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पेन मेमोरी सेल्स में लिव फॉर ईयर्स एंड देयर फंक्शन इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन। लास्ट वन इज टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स में लिव फॉर ईयर्स एंड देयर फंक्शन इज सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। शाबाश जी, ये एक जनरल सा मैंने एक आपको बताया कि हर एक की कितनी हाफ लाइफ है और कितना जो है इसका इम्यून सिस्टम में है या क्या रिस्पॉन्स करते हैं इम्यूनिटी। देखें, अगर आप देखें तो सबका काम जो है इम्यूनिटी पे ही है, लेकिन इम्यूनिटी तो एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया ना। अब हमने देखने कि कौन सी इम्यूनिटी पे ये काम करता है, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं, बारी बारी करते हैं और इसके बाद कोई ना कोई मूवीज देखते हैं 2-2 4-4 मिनट की बेटे, एंड देन वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स पे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं, ठीक है ना जी? अच्छा, मुझे कोई आप में से बेटे कौन है जो खतीजा, चले आप बता दें, माशाल्लाह आप हमेशा बताते चले जाते हैं, अगर पढ़ा है तो खतीजा बताएं जी, खतीजा सनाउल्लाह। जी सर। कोई न्यूट्रोफिल्स के बारे में अगर बातें करनी है आपने, कोई बेसिक बैकग्राउंड अगर आपने बताना है तो। ये फेगोसाइटिक स्पेशलिस्ट होते हैं। फेगोसाइट डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को, लाइक बैक्टीरिया है वो। और ये सर एक्स्ट्रा सेलुलर भी काम कर सकते हैं, इंट्रा सेलुलर भी काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्होंने करना हो तो एनईटीज ये एक्सक्रीट करते हैं। शाबाश शाबाश। और मैं पढ़ा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड आप लोगों की एकेडमी से। और बिल्कुल ठीक है। सर ये जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसका वो डेरिस भी क्लीन करने में काम कर देते हैं। जहां पे ज्यादा ये होंगे वहां पे हम लोगों को ठीक है, इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे ज्यादा होंगे, ठीक कह रहे हैं। अच्छा आयशा अरशद, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, कहीं पढ़ा हो? और आयशा अरशद। यस सर। हाँ जी, कुछ बताएंगे? और खतीजा ने तो सारा कुछ ही बता दिया, कुछ ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि और ऐड अप कर दें। सर ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। वेरी गुड। नंबर 1 is the most abundant type of the WBC, which carries more than 50 to 80% sometimes, and they are involved in the first line of defense. ये पहला, ये सिपाही हैं जो कि सरहद पे होते हैं और इनका काम क्या करते हैं? दे जस्ट डिस्ट्रॉय दी फॉरेन बॉडीज, जो भी चाहे इन्वेडर्स आए, वो बैक्टीरिया आए या वायरस आए, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही काम है। खतीजा ने कहा है कि 2 तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, या अंदर फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। अब अगर जो भी काम करें, चाहे इंट्रा सेलुलर करें या एक्स्ट्रा सेलुलर करें, इनके पास कोई एमुनिशन तो होना चाहिए ना।
वो एमुनेशन जो है वो दरअसल ग्रेन्यूल्स हैं, वो एंजाइम्स हैं इनके, जो जाके इनको बैक्टीरिया की सेल वाल को या जो भी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है जी। अगर आप एक स्लाइड्स ये देखें, अगर स्लाइड्स अगर आप पढ़ सकते हो तो इनिशियली जो है वो फर्स्ट है और फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कोई मुझे बताएंगे क्या होता है फेगोसाइटोसिस? आप में से कोई? ईशा आप बताएंगे? ईशा, ईशा बताती हैं जरा। चले आयशा आप बता दें, आयशा अरशद आप बता दें। अभी आएगी। इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर मटेरियल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन पता क्या करते हैं, ये अपने सूडोपोडिया लाइक जो है स्ट्रक्चर वो बाहर भेजते हैं और उस तरह इसको इनगल्फ कर लेते हैं, और इनगल्फ करने के बाद इसके अंदर एमुनेशन पड़ा होता है, वही जो असला, वो असला क्या है, लाइसोस ग्रेन्यूल्स, और वो ग्रेन्यूल्स के साथ मिल के फेगोलाइसोसोम्स बनाते हैं। वो लाइसोसोम्स जो हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वो लाइसोसोम्स क्या है, उसमें बड़ी किस्म के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो उसकी सेल वाल को डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं चीजें करने के लिए। अच्छा, बाज का ये लेटेस्ट रिसर्च ये भी आई है कि ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल जो हैं इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जब डिसइंटीग्रेट होती है तो ये बाहर कोई नेटवर्क, और इसके जो क्रोमेटिन होते हैं, जो डीएनए के क्रोमेटिन, वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके एक नेटवर्क बना देते हैं। वो नेटवर्क क्या करता है, वो नेटवर्क जो है वो बैक्टीरिया को वहां पे ट्रैप कर लेता है, और जाहिर है ये सेल डैमेज होना शुरू हो गए हैं तो इससे साथ ही इसके लाइसोसोमल एंजाइम्स भी निकल जाते हैं। वो लाइसोसोमल एंजाइम्स फिर एक्स्ट्रा सेलुलर उसी तरह बैक्टीरिया को डेड करते हैं जिस तरह के वो फेगोसाइटोज करके अंदर बैक्टीरिया को डेड करते थे। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसका दूसरा नाम हमने न्यूट्रोसिस भी कहा हुआ, न्यूट्रोफिल से न्यूट्रोसिस कहा गया। ये न्यूट्रोफिल ही काम नहीं करते बल्कि ये इयोसिनोफिल और बेसोफिल भी ये काम करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, करते क्या है, ये पहुंच जाते हैं जहां पे इन्फेक्शन हो, ज़ाहिर है जहां पे इन्फेक्शन हो वहां पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया फिर कि जहां पे इन्फेक्शन हो ये पहुंचते कैसे हैं, कौन इनको बताता है कि यार यहाँ पे आओ और इन्फेक्शन आई हुई है और यहाँ पे आके तुम ये बैक्टीरिया को या वायरस को या दूसरे को यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करो या न्यूट्रोसिस करो। जी कौन बताएगा? सी किरण बताएगी मुझे बेटे, किरण अंजुम। जी सर। हाँ जी। एक जगह पे इन्फेक्शन होगी किरण बेटे, तो इनको कैसे पता चलेगा न्यूट्रोफिल को? चलो भी इन्फेक्शन हुई है, फर्ज कीजिए अंगूठे पे इन्फेक्शन है, तो कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रोफिल आ जाओ जनाब, आ जाओ उधर इन्फेक्शन होगी? सर वो शाबाश। आप बच्चों की लड़ाई हो जाए तो बच्चे लड़ाई करके तो किन को बुलाने के लिए जाते हैं फिर? बहन भाइयों को ना, दोस्तों को। सर मैं बताऊं? हाँ जी आप बता दें बेटे। सर रिसेप्टर सेल्स न्यूट्रोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि पैथोजेंस ने अटैक किया है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन हुई टांग पे, ब्लड पड़ा हुआ है, वो सारा सर्कुलेट करता है, तो वो उसमें से न्यूट्रोफिल्स कैसे पहुंच गए उसके पास? सर न्यूट्रोफिल्स कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है ब्लड में वो कर रहे फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनको वो मोटाइल भी होते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं जहां पे भी कोई इन्फेक्शन होती है। हाँ वो देखें ना, अगर इस तस्वीर को देखें तो मैं इस तस्वीर को कॉपी करके एक और पे करके बड़ी करके करता हूं, और आप इस तस्वीर को देखें, नजर आ रही है आपको ये तस्वीर बड़ी की है जो? यस सर। एक सेकंड। होता क्या है, जहां पे इन्फेक्शन आती है, ये न्यूट्रोफिल तो सारे के सारे ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं,
क्या करते हैं, फौरन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में से, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, इसमें से निकल के वो सारा इन्फेक्शन वाली जगह पे चले जाते हैं और वहां पे जाके फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। ये इस जगह पे जाने के अमल को दी मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कैपिलरीज through and enter into the extracellular space. This process is called as diapedesis. क्या कहते हैं इसको, डायापेडेसिस। तो ये डायापेडेसिस की वजह से ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है जनाब? जी सर। तेरी खैर हो गए, एक सेकंड। ये जनाब, अच्छा जी। अब क्वेश्चन वही रहा कि जनाब ये कैसे पता चलता है कि जी वहां चले जाएं न्यूट्रोफिल। तो इसका मतलब है उस जगह पे जहां पे इंफेक्शन होती है वहां के उस जगह पे कीमोटैक्सिक एजेंट्स या केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन से केमिकल, वो चाहे वो बैक्टीरिया डेड हो रहे हैं या वायरस डेड हो रहे हैं, वो अपनी टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, या जहां पे टिश्यू डैमेज हो रहा वो टिश्यू डैमेज प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो रिलीज होती हैं, या कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर वो वहां पे जल्दी पहुंच जाते। तो ये सारे के सारे कीमोटैक्सिक फैक्टर्स हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को कि जनाब आप डायापेडेसिस करें और फौरन आके यहाँ पे इन्फेक्शन आ गई है यहाँ पे आए और चीजों को, चाहे वो आप फेगोसाइटोज करें या न्यूट्रोसिस करें, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर नेटवर्किंग पढ़े और अपने ग्रेन्यूल्स छोड़ें। उस ग्रेन्यूल्स में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं या आगे कोई दूसरी किस्म के एंजाइम्स हैं, माइलोपेरोक्सीडेज या और तरह के एंजाइम, ताकि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भेजें और उसकी सेल वॉल और सबको तोड़ के उस बैक्टीरिया को मार दें। अब जब यहाँ पे जंग होती है तो जंग में सारे के सारे दुश्मन तो नहीं मरते, और कौन मर जाता है, बैक्टीरिया भी, वो ये भी मर जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी। तो इसलिए जो जो मरते चले जाते हैं और बॉडी को स्टिमुलस चला जाता है हेमेटोपोइसिस का कि जनाब इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, जल्दी जल्दी से माइलोकोमेटेड सेल को कहते हैं कि जनाब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स बनाना शुरू करें, और वो फिर न्यूट्रोफिल्स बनाना शुरू कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर मूवमेंट करते हैं डायपेडेसिस के कीमोटैक्सिक फैक्टर से साइट ऑफ द इंफेक्शन, ताकि वहां पे ये चले जाएं और वहां पे जाके ये फेगोसाइटोज कर दें। ठीक बेटे, समझ लगी आपको? यस सर। तो एक मैं फिल्म दिखाऊं आपको फिर? यस सर। चले फिर हम कोई फिल्म देखने की कोशिश करते हैं। लें जी, एक सेकंड बेटे। ली, नजर आया जनाब आपको? हेलो यस सर। बेटे, नजर आने जी शुरू सर। हुई? चले अब मैं जी चलाने सर। लगा हूँ। They produce various classes. Primary, secondary, and tertiary granules form at different stages of neutrophil development. They possess different enzymes and may have different functions. For example, tertiary granules are more likely to be secreted from the cell, while primary granules are more likely to fuse with the phagosome to help digest a bacterium which has undergone phagocytosis. Some of these, such as the primary granules, can be subdivided into smaller subpopulations which vary in size and the enzymes that they contain. There are diverse antimicrobial chemicals in these neutrophil granules which can work in different ways. Defensins are small molecules which can complex together
and form pores on bacteria, fungi, protozoa, and enveloped viruses, contributing to their destruction. Lysozyme destroys the cell walls of bacteria. The BPI, or bactericidal permeability increasing protein, binds to gram-negative bacteria. The MPO, or myeloperoxidase enzyme, interacts with hydrogen peroxide to form the toxic hypochlorous acid, which can destroy microbes. Not only can the antimicrobial components of these granules destroy microbes as the granules fuse to the phagosome, which contains the ingested microbe, they can also be secreted and thus create a toxic environment around the cell. If the neutrophil has died and expelled its chromatin, forming an extracellular trap, these antimicrobial chemicals will stay in the vicinity of the dead neutrophil and may even bind to the chromatin molecules and thus increase the concentration of these antimicrobial chemicals in the vicinity of the injured area. Some of these granules are pro-inflammatory and attract other components of the immune system, including the T cells of the adaptive immune system. Some of these chemicals may activate other components of the immune system, and thus they can have prolonged effects on microbes even after the short-lived neutrophils are no longer present. जी बेटे, समय लगी आपको? यस सर, लग गई है। अच्छा, अब मैं एक और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। granules अब मैं आपको एक और दिखाने लगा हूं ग्रेन्यूल्स के बारे में। वो देखेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप ये करता है और फिर ये इसको बैक्टीरिया को और वायरसेस को मार देता है। ये लें। Neutrophil extracellular traposis. This is a process distinct from apoptosis and necrosis, in which the cells break down internal membranes like the nuclear membrane, mitochondrial membranes, granule membranes, and chromatin is released from the cell so that this extracellular DNA may now form a trap which limits microbial movement in an area. Any antimicrobial chemicals released from the neutrophils would thus also be contained in this area, increasing their effect and limiting their potential negative effects on the host. And since more than 24 of these antimicrobial compounds are known to bind to the chromatin, apparently this allows the trap itself to be toxic to microbes. Neutrophils are not the only cells which can synthesize these extracellular traps. Eosinophils, basophils, and mast cells are also known to do this. And there is a great deal of interest to see whether these contribute to some diseases. It is possible that the release of all of these proteins from inside cells, which then attract immune cells, then allow the body's own proteins to become autoantigens and thus contribute to autoimmune diseases. जी बेटे, इट्स ओके? यस सर। आपको इसमें से मेरा बेटा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कि फिर हम आगे चलें। जी बेटे, चलें जी।
जी बेटे। Yes. तो फिर अगर हम डिफाइन करें चार चीजों को, तो न्यूट्रोफिल्स आर अबंडेंट सेल्स, नंबर 1, दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नंबर 2, and they kill the bacteria or the other substances by either phagocytosis or sending the chromatin materials out, and this is called as phagocytosis if it is inside the cytoplasm. If it is outside the cells, then it is called neutrosis. And network, the neutrophil network fibers, they are trapped and they are sent, and then they are the bacteria are trapped. They contain ammunition in the form of granules that contain enzymes, especially the proteolytic enzyme. Third, how they are reached to the site of inflammation. So there are some chemotoxic factor released by either bacterial toxins or bacteria, or second, the inflamed area or the complement system, or even some of the damaged tissue. And then these chemicals attract more and more neutrophils at the site of the infection. So if there is a increased number of the neutrophils found in the CBC in the blood, then it calls there is an acute bacterial infections is going on in the body. सही जनाब, बेटे समझ लगी? Then next go to the eosinophils. जी जनाब, eosinophils के बारे में किसी को कुछ आता हो तो बताएंगे बेटे? जी बेटे। हाँ जी, सलमान की कुछ कहना चाह रहे थे आप? Yes, sir. Disease fighting white blood cells. Yeah, this is also a disease fighting blood cells. These are also involved in the immunity. These have a 1 to 8 types of the percentage of the cells. 1 to 4 variation present होती है, और ये रेड कलर लेता है, इसलिए ये अंडर द, इसको देखेंगे आप स्टेन तो रेड कलर, इसके लोबुलेटेड इसका न्यूक्लियस होता है। राइट हो गया जी, हमने पढ़ लिया हुआ। मेन इसका इम्यूनिटी में क्या फंक्शन है? एक तो अभी हमने बात की कि ये दे आर फेगोसाइटोसिस आर दे आल्सो रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर नेटवर्क, लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर नेटवर्क और फेगोसाइटोसिस इनके काफी वीक होते हैं कंपेयर टू द न्यूट्रोफिल्स। तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये इम्यूनिटी में ही काम करते हैं, लेकिन दे आर वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। जो पेट में कीड़े नहीं होते आपने लोगों के, या पैरासाइट्स, तो जब वो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है तो ये जो सेल्स होते हैं, ये ईओसिनोफिल्स, दे बिकम आई मीन इंक्रीज्ड इन नंबर। अब ये फेगोसाइटोसिस तो कर नहीं सकते इतने बड़े वर्म्स को, तो फिर क्या करते हैं, ये बेसिकली उन वर्म्स के पेरिफेरी पे जाके ये टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं। उन टॉक्सिक मटेरियल, इसका मतलब इसमें भी ग्रेन्यूल्स होंगे, वो ग्रेन्यूल जब रिलीज करते हैं तो वो ग्रेन्यूल जाके उस पैरासाइट्स की बाहर वाली वॉल को जाके डैमेज कर देता है, और उस डैमेजिंग की वजह से वो जो पैरासाइट्स हैं वो मरना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब सम ऑफ द लार्वोसिडल और सम ऑफ द एंटी पैरासिटिक सब्सटेंसेस और द केमिकल्स आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम दीज ग्रेन्यूल्स, और उसमें सम ऑफ द आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सम ऑफ द बेसिक प्रोटीन्स दे आर आल्सो प्रेजेंट, और ये जाके उसके डिस्ट्रॉय करती है या डैमेज कर देती है उन पैरासाइट्स को, जिनकी वजह से उनकी पैरासाइट्स की या लार्वे की डेथ हो सकती है। ये नंबर 1 ये काम एक इनका ये हो गया। नंबर 2 काम ये क्या करते हैं कि जहां पे क्या हो जाए कि सम एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाए, तो ये, या जहाँ पे एलर्जी हो जाए, जैसे हे एलर्जी होगी, जैसे रेनाइटिस हो गया, नजले, तो ये उन जगह पे जाके, या जहाँ पे एस्थमा हो गया, ये उन जगह पे चले जाते हैं ये ईओसिनोफिल्स। अब वहां पे जाके क्या करते हैं, अभी हमने बात की कि ये फेगोसाइटोटिक सेल्स तो हैं लेकिन बड़े वीक हैं, तो वहां पे जाके जो एलर्जिक रिएक्शन में जो टिश्यू डैमेजेस या इन्फ्लामेशन से जो टिश्यू डैमेज हुआ चुका है, तो उनको जाके ये इनगल्फ करते हैं, इनको फेगोसाइटोज करते हैं।
तो इसलिए कहा जाता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन में भी इयोसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, और इसी तरह अगर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो तो इसमें भी इंक्रीज हो जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि मास्ट सेल या बेसोफिल जो कि बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, ये ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्सिक फैक्टर। ये जो कीमोटैक्सिक फैक्टर है ये डिटरमिन करता है कि अब इयोसिनोफिल्स ने उस एलर्जी वाली जगह पे चले जाना है। ये उसी तरह का है जिस तरह के न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्सिक फैक्टर रिलीज करते थे 4 किस्म की चीजें, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स वहां पे मूव करते थे। इसी तरह मास्ट सेल या बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन की जगह पे या एलर्जी की रिएक्शन की जगह पे या इस्थमा की जगह पे वहां पे ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीजिंग की वजह से इयोसिनोफिल्स अट्रैक्ट होते हैं, और जो ही अट्रैक्ट होते हैं वहां पे जाके वो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स या सेलुलर डेब्रस या वो जो इन्फ्लेम्ड एरिया हुआ था डी डैमेज, उनको जाके ये इनगल्फ करते हैं, उनको फेगोसाइटोज करते हैं और उन डेब्रस को क्लियर ऑफ कर देते हैं उस जगह पे। तो ये इयोसिनोफिल्स का काम है। जी बेटे समझ लगी? बेटे लगी? यस सर। तो कोई फिल्म देखने की कोशिश करें। जी सर। चलो मैं कोई देखता हूं, अगर मेरे पास कोई मूवी पड़ी हुई तो। कलर का होता है, और यूस्नोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि वो बायलोब्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस थे वो 3 to 5 लोब्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन यूस्नोफिल के जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं, और एक लोब जिसकी हेल्प से दूसरे लोब से अटैच होता है उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स में ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ईओसिनोफिल्स में बायलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में भी है, और गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रैन्युल्स भी प्रेजेंट है, और इसमें लिपिड बॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं ईओसिनोफिल्स में। ईओसिनोफिल का जो नॉर्मल लेवल है हमारे सर्कुलेशन में वो टोटल WBC का 2 to 6% प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर 100 व्हाइट ब्लड सेल्स हैं तो 2 to 6 ईओसिनोफिल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो ईओसिनोफिल होता है वो ईओसिन डाई से स्टेन होता है, यानी कि जो ईओसिन डाई है वो ईओसिनोफिल्स के ग्रैनुल्स को ही स्टेन करेगा और किसी व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टेन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है, जैसे कि मिथिलिन ब्लू, ठीक है। ऐसी बेसोफिल है वो क्या है, बेसिक डाई से स्टेन होता है, ठीक है, जैसे कि हेमेटॉक्सिलिन। तो ऐसे ही ईओसिनोफिल भी ईओसिन डाई से ही स्टेन होता है, इसलिए इसका नाम भी ईओसिनोफिल रखा गया, ठीक है। और ईओसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो ईओसिन डाई है वो एक एसिडिक डाई होता है, इसलिए इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, एसिडोफिल्स। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि अगर हम ब्लड को स्लाइड पे लें और उसको स्टेन करें तो हमें ईओसिनोफिल माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का जो है दिखाई देगा। ईओसिनोफिल नॉर्मली 8 से 18 आवर्स तक हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही सर्कुलेट होता है, और इसके बाद ईओसिनोफिल हमारे टिश्यूज में चले जाते हैं जहाँ पे वो 2 से 5 डेज तक रहते हैं। अब हम बात करेंगे ईओसिनोफिल्स के फंक्शंस के बारे में। ईओसिनोफिल्स जो है वो पैरासाइट के डिस्ट्रक्शन करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? कोई भी पैरासाइट अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ईओसिनोफिल्स कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द डीग्रेनुलेशन, जैसे कि पेरोक्सीडेज, मेजर बेसिक प्रोटीन। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पैरासाइट की सरफेस पे जाकर उनको किल कर देते हैं, उनको तोड़ फोड़ के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, ईओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। जनरली ईओसिनोफिल लोकल इन्फेक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कभी धूल मिट्टी में हैं ज़्यादा, ठीक है, हम कभी साफ सफाई कर रहे हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को अगर हम इनहेल करेंगे तो क्या हमें तुरंत छींक आती है, ठीक है, तुरंत खांसी आएगी। हमारी आंखों में अगर वो डस्ट पार्टिकल चला जाए तो वो क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी आईज में और आंखों से पानी भी आएगा, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। क्यों, कैसे हुआ? जब भी हमने जैसे कि डस्ट पार्टिकल हमने इनहेल किया तो बॉडी उसको एज ए फॉरेन ट्रीट करेगी, तो फाइटिंग शुरू करेगी उसको मारने के लिए। वो क्या, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी, तो वो एंजाइम्स उनको तो किल करेंगे ही डस्ट पार्टिकल को, साथ ही सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करेंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे, हमें तुरंत छींक आएगी, तुरंत खांसी आएगी,
हमारी आंखों में रेडनेस होगी और आंखों से पानी भी आएगा। तो ये क्या है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा ड्रग रिएक्शन हो जाना, ठीक है। हमने कोई मेडिसिन जो है खाई और हमें सूट नहीं करी, तो क्या होगा, एलर्जी होगी। वो एलर्जी कैसे हुई, वो मेडिसिन जो हमें सूट नहीं करी वो हमारी बॉडी के लिए एज ए फॉरेन है, तो बॉडी उसको फॉरेन की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे, हमारी बॉडी में रैशेस हो जाएंगे, इरप्शंस, दाने वगैरह निकल जाएंगे बॉडी में, फेशियल एडिमा हो जाएगा, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स है, और इसको हम एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन, जो कि मेडिसिन खाने से हुई है, ठीक है, ड्रग रिएक्शन। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता आता है, ठीक है, जैसे कि सर्दी आ गई एकदम से, तो बॉडी क्या करेगी, उसको एज ए फॉरेन ट्रीट करेगी, ठीक है। तो क्या करेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी। वो सिम्टम्स क्या, बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ देखा होगा कि उनको 12 महीने सर्दी खा जी बेटे समझ लगी है? यस सर। चले, अब थर्ड रह गया हमारे पास एंड दैट इज कॉल्ड एज बेसोफिल्स। जी, कोई बेसोफिल्स के बारे में जानते हैं? सर ये हिस्टामिन और हिपैरिन रिलीज करते हैं। शाबाश, यही तो मैंने पूछना था जो आपने बता दिया, और बिल्कुल ठीक है। तो और कोई इनका पता हो बेटे? ये मैंने आपको शेयर की है सारी। ये बेसोफिल जो है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका एलर्जिक रिएक्शन। दे आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। जाहिर है अस्थमा हो, हे फीवर हो, कुछ भी हो, ये उसमें होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। और सबके देखे ना, हमने इसलिए इनको कहा कि सारों में ग्रेन्यूल्स हैं इनमें, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बड़ी किस्म के सब्सटेंसेस, केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसको कहते हैं हिस्टामिन, जिसको कहते हैं ब्राइडिकाइनिन, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी हेपरिन। जो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता नॉर्मली, वो इसलिए नहीं होता, मास्ट सेल और बेसोफिल्स दोनों एक जैसे हैं फंक्शनली, वो रिलीज करते हैं हेपरिन, जो कि उसको ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जब भी हार्ट अटैक हो या जब भी कोई स्ट्रोक आया हो, या इवन कोविड के पेशेंट जब बड़े सीवियर में आ रहे होते हैं, तो फौरन उनको हेपरिन लगा देते होते हैं ताकि उनका ब्लड क्लॉट ना होने पाए और लाइसोसोमल एंजाइम ना निकलने पाए। क्या करते हैं, बड़ा इजी सा काम है। अगर ये एक देखें ये डायग्राम को, तो ये बेसोफिल्स हैं। एक क्या करते हैं, जो ही अब बेसोफिल्स के ऊपर या मास्ट सेल के ऊपर खास तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वी शेप अगर आपको नजर आए, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कहते हैं बेसिकली एंटीबॉडीज, आईजीई। ये जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली आईजीई एंटीबॉडीज हैं। वो क्या करते हैं, जो ही कोई इस तरह का एलर्जन जिसने के एनाफिलेक्टिक शॉक करना हो, वो इसके साथ आके कंबाइन करता है। जो ही एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करती है, ये अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाते ही ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स को मूव करा के सरफेस पे लेके आते हैं। जो ही सरफेस पे लेके आते हैं, ये ग्रेन्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, और जो ही फटती है तो यहाँ से जो सारे के सारे केमिकल्स हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ब्राडिकाइनिन और दूसरे एनाफिलेक्टिक हैं, वो सारे के सारे वहां पे रिलीज हो जाते हैं। जब वहां पे रिलीज होते हैं तो वहां पे ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, तो यह एनाफिलेक्टिक शॉक कर देते हैं अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। ठीक बेटे? यस सर। तो अगर आपने कोई देखनी है मास सेल इसकी, तो मैं आपको फिल्म दिखा सकता हूं अगर 5 मिनट हैं आपके पास, या मैं आपको बस वो बता दूं, तो आप घर बैठ के देख लें जैसे आप बेहतर समझें। सर अभी दिखा दें। जी बेटे, सर दिखा दें आप। चले मैं दिखाता हूँ। 2 मिनट है, ज्यादा से ज्यादा हम अभी करते हैं। ये जनाब आ गया जी, प्रेजेंटेशन स्टॉप, देन फिर टैब, और ये आ गया जी।
blood. And so that's just that. Basophils are in the blood. Now, you don't want basophils just to be in the blood. You'd also like to have something that functions in the same way in the tissues. So over time, what can happen is basophils can actually be stimulated to migrate into particular tissues. And when they do that, they slightly differentiate. Not enough to change their function drastically, but enough to change their name. And once they take up residence in tissues, they're called mast cells. So they're basically the same thing. We can treat them in the same way, just understand they're in a different location. Basophils are in the blood, B for B, and then mast cells are in the tissues. Now, I kind of hinted at this in the previous video. Basophils and mast cells do not attack other cells directly. So unlike neutrophils and macrophages and things like that that actually perform phagocytosis, these guys do not attack. Okay? They kind of sit on the sidelines and they release chemicals that can damage foreign material and foreign pathogens. So in other words, they create an environment that is conducive to defense by releasing chemicals. And mainly what we're going to do here is just talk about the chemicals that they release. And there's 5 major kinds: histamine, heparin, prostaglandins, pyrogens, and chemotactic factors. So let's break each of those down individually. The first kind that they release is histamine. Histamine is actually not a class of molecules, it is a molecule. Histamine is a molecule that promotes vasodilation and increased vascular permeability. Now, what area where you're cut are the mast cells and basophils going to be releasing histamine. Okay? So it's going to promote vasodilation, just gaps between them. Generally, those gaps are not big enough to allow things to move through very quickly. Okay? Yes, white blood cells can squeeze through via diapedesis, but in order to get things through to the interstitial area effectively, you have to do what's called increased vascular permeability. That's what helps white blood cells get through more easily. It helps other proteins like complement proteins, antibodies, basically get everything to the interstitial area where that tissue is. जी बेटे, समय लगी? हेलो? यस सर, लग गई है। चले, तो फिर अगर हम वाइंड अप करें तो बेसोफिल्स क्या हैं? ये बड़ी लेस देन 1% है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मास सेल का है, फंक्शनली भी सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये एनाफिलैक्टिक शॉक या एलर्जी में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे कंटेन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस। उन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो IgE के इम्यूनोग्लोबुलिन E रिसेप्टर्स हैं। इसलिए जब भी पायरोजेंस या जब भी एंटीजेंस या जब भी जिसने एलर्जेंस आता है वो इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, वो बाइंड लेके अंदर चला जाता है, वहां पे जाके ग्रेन्यूल्स को मोटिवेट करता है, ग्रेन्यूल्स मूव करके सेल सरफेस पे आते हैं, सेल सरफेस पे आके ग्रेन्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन फट जाती है और अंदर से ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एनाफिलैक्टिक शॉक प्रोटीन सारी की सारी निकलती हैं और वो जाके वहां पे जाके उस एरिया के टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर दे, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ये इसका काम है बेसिकली। इसके अलावा ये हेपरिन रिलीज करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। राइट बेटे? यस सर। चले, नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स और फिर ये कैसे मिलते हैं। यस सर। चले, थैंक यू बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।